हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जो क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको डिस्कस करूंगा। ओके, हम पूरी एक सीरीज में मतलब लेक्चर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। देखिए, मेरे पास दो टाइप के मतलब जो मेरी प्लानिंग होगी वो क्या क्या होगी। तो इस लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा वो बेसिकली किस पे होगा? कॉन्सेप्ट पे होगा। हम इस पे क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट। ओके, और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन हम दो तरीके से करेंगे। एक जो होगा वो होगा स्कूल या फिर जो बोर्ड सेंट्रिक है। ओके, और जो दूसरा होगा वो होगा आपको जो हमारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, लाइक जेई मेंस एंड एडवांस। देखो, स्कूल, बोर्ड प्लस नीट। ओके, और जो भी मेडिकल के एग्जाम है, तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका एप्लीकेशन उस कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट में करेंगे, स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए और नीट के लिए। और दूसरा जो होगा जेई मेंस एंड एडवांस। ओके, अब देखो, हमने इसके लिए ऑलरेडी हम लेक्चर डाल चुके हैं। जो आप देखोगे, हम इसको, ये जो चीज है, इसके लिए हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी। ओके, हम इसके लिए क्या फॉलो करेंगे? एनसीईआरटी। और इस चीज के लिए हम जो फॉलो करेंगे वो बेसिकली क्या होगा? कुछ बुक्स हैं। पहला चीज एससी वर्मा, और ऑलरेडी ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एससी वर्मा में आई थिंक ये चैप्टर नंबर 30 के आस 30 है, 30। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एससी वर्मा से इसको फॉलो करेंगे। दूसरा जो हम लोग फॉलो करेंगे वो है आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर, आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन, जो मतलब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम किसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए? तो कोई एक बुक बेसिकली डीसी पांडे या फिर फिजिक्स गैलेक्सी की, जो आशीष अरोड़ा सर की है, फिजिक्स गैलेक्सी। इनका यूट्यूब चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अदर्स जो कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं वो बेसिकली क्या है? एक ये बहुत जबरदस्त चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी के नाम से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो दूसरा चैनल है वो देखिए, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइक कोटा के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, एलएन, रेजोनेंस। ओके, आप कोई भी नाम ले लो, रेजोनेंस हो गया, एलएन हो गया, उसके बाद एक रिलायबल करके नई कोचिंग आई है, मोशन, इटूज। तो देखो, इस पे है वीडियो बहुत सारे, लेकिन कंप्लीट नहीं है। और कुछ बनास की कोचिंग है, बहुत बढ़िया कोचिंग है। ओके, उनमें वीडियो फ्रीक्वेंट अपडेट होती हैं, लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनके सारे के सारे जो वीडियो हैं आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन इन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो वीडियोस है उसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया बताया जाता है। तो एक कोचिंग है एल1 कोचिंग करके, उसका यूट्यूब चैनल आप देखिएगा। तो उसमें ब्रिजेश सर के जो लेक्चर है फिजिक्स का स्पेशली, तो जबरदस्त है। ओके, फिजिक्स के लिए, इवन आप अगर केमिस्ट्री के लिए नागेंद्र सर के जो लेक्चर है जबरदस्त है। ओके, तो आप इस कोचिंग के मतलब जो L1 यूट्यूब चैनल, L1 कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो फॉलो कर सकते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद एक्चुअली जो जेआरएस है, जेआरएस ट्यूटोरियल्स करके यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। यहां पर भी मतलब आपको झा सर हैं, राय सर हैं, ओके, ओपी सिंह सर है। तो इनके जो वीडियोज आते हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जबरदस्त होते हैं। तो आप इन दो चैनलों को फॉलो कर सकते हैं। और फिजिक्स गैलेक्सी फिजिक्स के लिए जबरदस्त चैनल है।
ओके, तो इन पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, अच्छे वीडियो मिलेंगे, क्वालिटी के वीडियो मिल जाएंगे। ओके, और अदर जो कोटा के चैनल है तो उसमें यार कंप्लीट नहीं दिया गया है, इस पे आपको बहुत ज्यादा कंप्लीट में बहुत ज्यादा दिया गया है। इवन वेक्टर के मैं देखा हूं आपको 32 लेक्चर्स है, 25 के आसपास लेक्चर है। हर चीज के इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको मिल जाएंगे, आपको न्यूटन्स लॉ के मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो आप ये YouTube चैनल, ये और ये आप एक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको मेरे जो वीडियो है अगर उसको आप अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। इवन मैं क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछता रहता हूं तो आप उसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलो, तो देखो, स्कूल के लिए, स्कूल बोर्ड और नीट के लिए मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, और जेई मेंस और एडवांस के लिए एससी वर्मा, इसका सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, अपलोड हो गया है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे हम अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आपका 70 के आसपास के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, सारे के सारे के सॉल्यूशन कर दिए गए हैं। आईटी जेई इसका जो है हमने वीडियो बना लिए हैं लेकिन अपलोड नहीं किए गए हैं बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर ही बहुत कम है। ओके, हम अपलोड कर देंगे, ओके, इसको बहुत जल्दी। और उसके बाद ये डीसी पांडे और फिजिक्स गैलेक्सी, डीसी पांडे और जो अब हमारी जो फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है इसका सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको अभी बना रहा हूं और बहुत जल्द इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो हम आज के टाइम में, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो गाइस देखो, इसमें आपको 2-3 चीज के बारे में जानना जरूरी है। पहला चीज चार्ज। ओके, आपको फर्स्ट थिंग के बारे में जो जानना जरूरी है वो क्या है, वो है चार्ज। तो आपको चार्ज के बारे में जानना जरूरी है। ओके, चलो देखो, चार्ज बेसिकली क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो हम बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हम किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कोई बोले कि मास क्या होता है, इसको डिफाइन करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। ओके, वो चार्ज जो है, चार्ज को भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे लोग करते हैं तो आप देखोगे बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट कर, अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए गए होंगे। ओके, एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है जो हम सभी लोग करते हैं बचपन में, वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपने क्या किया कि एक मान लो ये कॉम्ब है, ओके, कंघी। देखो, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली मैं चाहता हूं कि बोर्ड वालों के लिए भी हेल्पफुल है, तो हम कुछ कुछ टर्म ले लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कॉम्ब हो गया, कंघी। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे अपने जो बाल है उस पर रब करते हैं। ओके, बचपन में सभी लोग करते हैं, रब करते हैं, बेसिकली रब करते हैं। और रब करने के बाद हम इसको, जो पेपर के बहुत सारी छोटी छोटी पीसेज होती हैं, ओके, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी पीसेज होती हैं, इसके पास लेकर आते हैं। तो होता क्या है कि जब कॉम्ब हम लेकर आएंगे, तो लेटर से जूम की, हमारा कॉम्ब हो गया। ओके, तो देखोगे कुछ पीसेज जो है इस पे ऐसे चपक जाएंगी, कुछ ऐसे हो जाएंगी, कुछ ऐसे उठती रहेंगी ऐसे।
ये बेसिकली क्यों होता है, ये जो अट्रैक्शन है ये बेसिकली क्यों होता है? देखो जो चार्ज के बारे में जो अट्रैक्शन देखो गाइस, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती है। आप बोल सकते हो अरे गाइस तो मास मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जो मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ओके, लेकिन फिर अगर रब मास अगर अट्रैक्ट करती रहती तो फिर रब करने से क्यों करती? अब बात समझ रहे हो? मान लो आप आपके दिमाग में अगर आप क्लास 11 पास हो तो आप क्या बोलोगे, अरे सर इसमें क्या है, ये एक कॉम का मास है और ये एक पेपर का मास है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, दोनों अट्रैक्ट करने से जाकर चिपक गई एक दूसरे से। ओके, आई होप आप इस बात से एग्री, ये लॉजिक दे सकते हो। लेकिन एक चीज बताओ, जो मास का अट्रैक्शन है उसका ये रब करने से क्या लेना देना भाई? अगर हम रब नहीं करेंगे तो क्या मास का अट्रैक्शन नहीं होगा? अगर हम रब नहीं करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान समझो, अगर हम रब नहीं करेंगे तो क्या मास का अट्रैक्शन नहीं होगा? रब करने के बाद ही चिपकेगी, रब करने के पहले चिपकेगी ही नहीं। ओके, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों रब करने से ऐसा क्या होता है, व्हाट हैपन आफ्टर रबिंग? ओके, रब करने के बाद व्हेन वी रब करने के बाद ऐसा क्या होता है भाई कि मतलब जाकर के स्टिक कर जाते हैं। चलो, तो एक ये चीजें हैं, पहली चीज और भी आप अगर देखोगे लाइक बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे। ओके, एक यूट्यूब चैनल है एक्चुअली, एमआईटी के प्रोफेसर हैं, आपको वाल्टर लेविन करके उनका नाम है एक्चुअली, मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन शायद करेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे को देखना पड़ेगा उनका एग्जैक्टली नाम क्या है। उनका यूट्यूब चैनल है, बेसिकली एमआईटी पर लेक्चर भी हैं उनके, फॉल इन लव विथ फिजिक्स। ओके, फॉल इन लव विथ फिजिक्स। तो वहां पे उन्होंने जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो लेक्चर लिया था उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। ओके, तो और इवन इन सब चीजों का जो आपका एक्सपेरिमेंट देखोगे तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी उसका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उस सबके फोटो बनाए गए हैं, उसके बारे में लिखा गया है। तो आप चाहोगे तो उसको देखोगे। हम लोग बेसिकली हम हमारे जो सबसे सिंपल जो चीज है कि हम इसको लेकर समझें, ये एक्चुअली ये होता क्या है, ये ऐसा रब करने के बाद क्या 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 हो जाता है। ओके, तो देखो ऐसा बोला जाता है कि रब करने के बाद होता क्या है, ये जो कॉम्ब है, ये कॉम्ब ये बेसिकली हो जाता है चार्ज। ये क्या हो जाता है, ये जो कॉम्ब है ये हो जाता है चार्ज। ओके, कॉम्ब हो जाता है चार्ज, कॉम्ब पे आ जाता है, हम लोग बोलते हैं कुछ उस पर चार्ज आ गया। अब ये चार्ज में ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसा भी हो। इन जनरल ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर इसको रब करोगे मतलब बोल भी नहीं सकते पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, लेकिन ये बेसिकली चार्ज हो जाता है। ओके, देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जैसे मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूं। ओके, हमने इसको रब किया। आई होप गाइस आप सभी लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सुने होंगे, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सुने होंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के एटम में इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को जानते होंगे तो आप क्या क्या बोलोगे? मैं ये एग्जैक्टली ड्राइंग नहीं बना रहा हूं, जो हमारा बोर मॉडल है उसी के बेसिस पर एक सिंपल सा ड्राइंग बना रहा हूं। आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, और उसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। ओके, तो देखो एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन होता है, वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है, और यहां पर न्यूक्लियस होता है। तो आप एक चीज से एग्री करोगे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। ओके, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, लाइक जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, सारे के सारे में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है।
मोस्ट ऑफ द हम जो भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं सारे में कौन इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना बहुत आसान होता है। ओके, एटम को इलेक्ट्रॉन से निकालना बहुत आसान होता है। तो होता क्या है कि जब हम इसको रब करते हैं ना, तो एक चीज मानोगे, आप बात से एग्री करोगे, रब करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये हीटअप हो जाएगा, ये मेरा बाल का ये पार्ट और ये जो है हीटअप हो जाएगा। होता क्या है कि इस रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या क्या हो जाता है? ट्रांसफर। आई होप गाइज आप क्लास 11 पास किए होंगे और उसमें आप देखे होंगे कि भाई जो NaCl है कैसे बनता है। मान लो ये हमारा कॉम्ब है, कॉम्ब से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। मुझे नहीं मालूम कॉम्ब से निकलता है कि किससे की हेयर से निकलेगा, लेकिन कॉम्ब से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये जो मेरा हेयर है, हेयर पे चला गया। तो होगा क्या, ये जो है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हेयर है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, आप गाइस अगर इसको चेक करना चाहोगे तो आप देखोगे रब करने के बाद ना आपके जो बाल हैं, बाल में भी पेपर लगेगा चपकने। आप कर सकते हो चाहो तो। ओके, रब करने के बाद में अगर इवन ऐसा है कि जो लड़कियों के जो बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ओके, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि भाई पेपर में ऐसे कॉम्ब से रब करके देखें कि वो भाई पेपर चपक रहा है कि नहीं उनके बाल से। आई एम श्योर कि वो चपकेगा। ओके, अभी तक आप लोग कॉम्ब को चपका है, आप बाल को भी बाल में भी पेपर चपका सकते हैं। तो बेसिकली देखो, ये बेसिकली क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता क्या है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। ये रब नहीं करेंगे तो इनमें से कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो जो लोग बोलते हैं कि ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, वो क्या है, वो रॉन्ग है। ग्रेविटी की वजह से होता तो आप रब करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो पहला चीज आपके दिमाग में क्या क्लियर करना है कि जो रब करने से क्या होता है उसको समझना है। नहीं तो आप तो सीधा बोलोगे भैया कि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ये तो इसमें चार्ज उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो अब देखो, तो पहला चीज देखो ये क्या है, चार्ज को बारे में समझना है। दूसरी चीजें क्या करनी है कि आपको जो समझना है वो ये है कि चार्ज बेसिकली कैसे कैसे आता है, कैसे जो है आप चार्ज किस तरीके से किसी मतलब चार्ज को कैसे आप ला सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो चार्ज है वो किस तरीके से ला सकते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका क्या है भाई कि आप मैकेनिकल कोई वर्क कीजिए, जैसे मैं रबिंग कर रहा हूं, मैं रब करूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं। तो आप मैकेनिकल वर्क कीजिए। ओके, आप मैकेनिकल वर्क कीजिए और उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है या तो निकलेंगे नहीं तो आपके अंदर आ जाएंगे। ओके, तो कोई एक मेटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका जो है मतलब एक होता है कि चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। चार्ज को क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना। चलो मैं एक फोटो बनाता हूं थोड़ा सा। ओके, लेट अस अज्यूम गाइस कि आपके पास मान लो कोई ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। आई होप आप एग्री करोगे, दिस कोई ऑब्जेक्ट है और ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। और लेट अस देखो, चार्ज कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा ना तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे। आई होप आप एग्री करोगे, आप क्लास 11 पास हो। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक,
तो लेट अस अज्यूम कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। चलो दूसरा देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल है, मतलब इस पे जो चार्ज है, जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। इस पे चार्ज क्या है भाई, जीरो। तो देखो जब ये किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आओगे तो होता क्या है, एक चीज आई होप एक चीज जानते होंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप देखते हैं वो बेसिकली उनमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी हद तक फ्री होता है, मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो आपका प्रोटॉन है वो मूव नहीं करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। ओके, तो देखो होता क्या है कि जब आप कोई पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आओगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। ओके, हम देखेंगे गाइस, इसको और बढ़िया से समझेंगे। ये जो चीज है, जब हम दो चीज हम पढ़ लेंगे। पहला चीज हम क्या पढ़ लेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में जब जान जाएंगे। ओके, जब हम कूलॉम्स लॉ, जो कूलॉम्स लॉ है उसके बारे में जब जान जाएंगे, आप नोट करो कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। जब कूलॉम्स लॉ के बारे में जान जाएंगे पहली चीज, और दूसरी चीज जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। ओके, डाइलेक्ट्रिक देखो कूलॉम्स लॉ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में हम तुरंत पढ़ेंगे। और डाइलेक्ट्रिक जो चैप्टर नंबर 2 है जिसमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में बात की गई है, उसमें पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम इस फोटो को दोबारा फिर से बनाएंगे। ओके, अभी के लिए समझ जाते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मतलब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। आई होप गाइस आप इस बात से एग्री करोगे, आप क्लास 11 में पास किए हो। ओके, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे, उसमें ये चीज सुने होगे आप ये चीज सुने होगे कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एरिया में मतलब इधर के इसके पास में, ये जो है उसके पास में ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो थोड़ा सा दूर रहेंगे, कहीं इधर रहेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर रहेंगे। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो है जो चार्ज का मतलब जो शिफ्टिंग है बेसिकली, लाइक आप सेंटर ऑफ मास अगर आप समझते हो तो देखोगे जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है कहीं इधर आ जाएगा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज है कहीं इधर आ जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा। ओके, तो ये जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं, दो टर्म यूज किया जाता है, एक तो इंडक्शन, दूसरा जो तरीका है जो टर्म है और हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इंडक्शन एंड पोलराइजेशन, ये जो दो टर्म है वो यूज करते हैं। ओके, देखो तो गाइस आप आई होप गाइस आप एक चीज मतलब आपके अंदर दो चीज आ गई होगी दिमाग में। पहला चीज कि चार्ज करता क्या है, चार्ज क्या करता है, चार्ज किसी टाइप का फोर्स लगाता है। ओके, जो चार्ज है वो बेसिकली फोर्स लगाता है। दूसरा चार्ज क्या करता है, वो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसपे बिल्कुल भी चार्ज ना हो तो वो क्या करेगा, उस पे जो चार्ज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ओके, ये दो चीज आपको समझ में आ गई होंगी। देखो और भी चार्ज के और भी बहुत सारे नामे होते हैं। एक क्या होता है कि चार्ज अगर मूव करे तो क्या होगा, चार्ज ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मूव करे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा। आप देखोगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है करंट। ओके,
तो देखोगे भाई चार्ज अगर मूव करता है तो करंट होता है, करंट का फ्लो होता है। चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट का फ्लो होगा। ओके, और देखो और क्या होगा, चार्ज मूव करेगा अगर चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा भाई, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, देखो तब भी करंट तो फ्लो होगा, इसमें फोर्स भी लगेंगे। और क्या होगा, अगर चार्ज जो है, हम इसके बारे में जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अगर चार्ज जो है, एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो भी इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके, चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तब भी इस पे फोर्स लगेगा, और हम इसको इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। तो देखो ये जो चार्ज से लेकर के बहुत सारी कहानियां बन गई हैं। ओके, चार्ज अगर मूव कर रहा है करंट फ्लो होगा। चार्ज मूव क्यों करेगा, क्योंकि मूव करने के लिए अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो मूव करने के लिए उस पर हमें फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे लगेंगे, तो या तो कोई मैग्नेटिक फील्ड हो स्पेस में, नहीं तो कोई, मैं बोला मैग्नेटिक फील्ड हो स्पेस में, और क्या हो, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ओके, तो गाइस आई होप आप क्लास 10 पास किए होंगे और आप मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हो गई चार्ज को लेकर के। देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मुझे मतलब काफी अच्छा लगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके, देखो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज और बताना चाहता हूं आपको। चलो, तो देखो एक चार्ज क्या हो गया ये हम जान गए। हम इसको, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग 2 टर्म नाम देते हैं, एक बोलते हैं इंडक्शन और दूसरा जो टर्म होता है हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन, ये जो बेसिकली पोलराइजेशन है, जो टर्म है आप केमिस्ट्री में सुने होंगे। ओके, बोलते हैं ये एटम पोलराइज्ड है, ये मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है। तो इंडक्शन और पोलराइजेशन, और आप देखोगे गाइस केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, क्लास 11th 12th और बेसिकली जो जेई वगैरह की जो कोचिंग करवाते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ओके, और बहुत सारे उसके मतलब एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन सब चीजों को इंड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, तो चलो ठीक है, इसके बारे में आप लोग देखना केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। फिजिक्स में तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही है, मैं नाम बता दिया। ओके, चलो हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। गाइस देखो चैप्टर में को और बढ़िया से समझने के लिए हमें 3-4 चीजों को जानना जरूरी है। पहला जो टर्म है बार बार यूज होता है, एक होता है मेटल, और इसको समझना पहले जरूरी है। दूसरा जो होता है कंडक्टर, ओके कंडक्टर। जो थर्ड होता है वो होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर। ओके, चलो मैं स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। इंसुलेटर, मेटल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटल। देखो मेटल को आपको कंप्लीट समझना है ना, तो इट्स अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ओके, आपको अगेन क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। आप जब बीटेक वगैरह करोगे तो आप मेटल के बारे में पढ़ोगे, आप सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ोगे। ओके, मटेरियल साइंस के अंदर में मेटल के बारे में पढ़ोगे, और बहुत बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं कैसे क्या होता है, ठीक ना। और अगर आपको, मैं नहीं चाहूंगा कि आप डायरेक्टली अभी इसी स्टेज में जब आप किसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो
तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, बिकॉज इस पहला चीज क्या है कि आप शुरू में मे भी आपको एक लेक्चर अच्छे लगे, थोड़ा बहुत बताया गया, लेकिन जो ही डेप्थ में जाएंगे वो बड़े बड़े इक्वेशन लिखेंगे, और मैं लिख कर देता हूं इक्वेशन जो होते हैं डरावने होते हैं। ओके, फिजिक्स में किसी भी चीज को समझनी होती है ना तो आपको इक्वेशन से हैंडल करना पड़ता है। ओके, मैं ये चीज अभी तक इतनी सिंपल इसलिए लग रही होंगी अगर आपको मेरा लेक्चर सिंपल रहा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। देखो जब कूलॉम्स लॉ आएंगे ना, लगाएंगे, तो उसके बाद हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। उसमें देखो सब कुछ ऐड होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, वेक्टर होगा, ओके, लाइन आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा, खिचड़ी बन जाती है सब। तो हम अभी मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, आई होप कि आप एक चीज सुने होंगे, मेटल के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, कंडक्टर्स, और जो कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और मेरे लिए जो मेन कंडक्टर है, भाई मैं कंडक्टर बोलूं तो मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक कंडक्टर से। ओके, हीट वगैरह के कंडक्टर पर मत जाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं कि ये पहली चीज तो नॉन कंडक्टर होते हैं। ओके, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, चलो अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब करते क्या है बेसिकली। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो। एक चीज बताओ, हम क्या बोलते हैं ये चीज फ्री हो गया है। जैसे मेरी मम्मी थी, मतलब मम्मी जो है वो कभी कभी बोलती हैं, लाइक चाहे कोई भी चीज हो, लाइक कोई चीज खराब हो गया हो, ठीक ना, जैसे आपका मान लो ये कोई एक नट बोल्ट है, उसमें जो आपका ये बोल्ट है वो टाइट ही ना हो रहा हो, होता है कभी कभी थ्रेडिंग खराब हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे नट बोल्ट की थ्रेडिंग खराब हो जाती है, तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी, फ्री हो गई था, ये देखा ना, ये कैसा ही कर रहा है, तो फ्री हो गई बा, टाइटेनिक हो। ओके, तो फ्री, और फ्री का जो मतलब होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोई चीज भाई मतलब कंट्रोल में ना हो, उसको आजादी मिल गई हो घूमने की लिमिटेड वे में। ओके, बहुत ज्यादा आजादी नहीं, लेकिन काफी हद तक जिसको आजादी मिल चुकी है तो बोलते हैं फ्री है, इसलिए फ्रीडम आया है, आजादी। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के, वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे देखो ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल के, ये जो मेटल है ना, देखो मेटल आपका ऐसा नहीं कि एक आपका एकदम पतला नहीं होगा, मेटल के पास कुछ लेंथ होगा, विड्थ होगा, कुछ थिकनेस होगी। तो वो क्या करते हैं, ये जो सरफेस है, ये जो मेटल का जो सरफेस है, मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं, तो वो सरफेस के अंदर मूव कर सकते हैं कहीं भी, वो सरफेस के अंदर मूव कर सकते हैं कहीं भी। सरफेस पे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे मूव कर सकते हैं कहीं भी। ओके, बात समझ लो, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे कहीं, वो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, कोई ऐसे मूव कर जाए। और हम इसका एग्जांपल भी देखते हैं गाइस, देखो जब आप थोड़े से लाइक मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, ओके, और मैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पढ़ना होगा ईडी करंट के बारे में, तो हम इसके बारे में और देखेंगे कि ये कितनी कारीगरी कर देंगे, इनसे होता क्या है बेसिकली। तो मेटल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस पे मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं, उनको कोई, देखो रैंडमली मूव करने का क्या मतलब है मेरा, जैसे देखो मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस है, तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करेगा, कोई फिक्स हो सकता है उसका पाथ काफी हद तक फिक्स हो, या आप लोग अगर क्वांटम मैकेनिक्स बोले भाई वो इस एरिया में बहुत सबसे ज्यादा मूव करता रहेगा, दूर नहीं जाएगा कहीं।
तो वो सर्टेन रीजन में मूव करता रहेगा, वो रीजन फिक्स है। ओके, सर्टेन रीजन में मूव करता रहेगा, वो रीजन फिक्स है। उनमें भी 3 डायमेंशनल रीजन हो, चाहे जो भी रीजन हो, बट वो उसी एरिया में, उसी स्पेस में मूव करता रहेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में। लेकिन मेटल में जो होता क्या है, ये बेसिकली नॉर्मल एटम में होता है, लाइक ये इट मे हैपन इन इंसुलेटर। ओके, और मेटल में जो आपको सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली मेटल के अंदर भी इस तरीके से मूव करते हैं, सर्टेन फिक्स स्पेस में ये रहेंगे, सर्टेन फिक्स स्पेस में रहेंगे। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे के पूरे मेटल के सरफेस पे मूव कर सकते हैं, पूरे के पूरे मेटल के सरफेस पे। ओके, क्या, लेकिन ये सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। सरफेस से बाहर निकलने का क्या मतलब है, देखो कैन मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव ऑन द सरफेस, कैन मूव ऑन द सरफेस। ये सब चीजें नोट कर लो, ये आगे काम आने वाली है जब हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे मूव कर सकते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूं क्या वो सरफेस को क्या सरफेस से बाहर निकल सकते हैं? सरफेस से बाहर निकलने क्या मतलब है, लेट अस अज्यूम कि ये आपका एक मेटालिक प्लेट है, मतलब मैं उसका जस्ट साइड व्यू यहां पर ड्रॉ किया हूं। ओके, मेटालिक प्लेट है और इसके हिसाब से जो हमारे एटम है वो भाई वो इसके अलोंग ऐसे मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहां का कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो क्वेश्चन है, आंसर है यस, इट कैन। बट जब आप इसको एनर्जी दोगे तब ये मूव कर सकता है, बाहर निकल सकता है, लेकिन कब? जब आप एनर्जी दोगे तब। आप बात समझ रहे हो, ये कब मूव करेगा? जब आप एनर्जी दोगे तब। और इसको तो मूव करने के लिए कुछ मूव करता ही रहता है। ओके, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी डायरेक्शन देने के लिए। अब बात समझ रहे हो, ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी मूव करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन जब आप देखोगे, जब उनको बोलेंगे तुम इधर चलो, तुम इधर चलो, तुम सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो, तो उनको, छोटे बच्चों को बार बार पुश करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। सेम थिंग हैपन विथ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ओके, अगर आपको चाहते हो कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करें, आपको एनर्जी देनी होगी। हम देखेंगे वो एनर्जी किस तरीके से दी जाती है। ओके, जब आप करंट पढ़ोगे तब, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तब, कैसे मतलब एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो देखो, हम इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर जाए, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर जाए, इसका मतलब क्या है कि हमें मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा एनर्जी क्या वाकई में ऐसा कभी होता है क्या? आंसर है यस। क्या है, आप क्लास 11 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली यही होता है कि कोई मेटल का जो सरफेस है उसको आप एनर्जी देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। और अगर उसको आप किसी कंडक्टर के थ्रू लेंगे तो बेसिकली करंट का लगेगा, फ्लो होने। दूसरा क्या है, लाइक जो हमने ऐसे रब किया, ये ऑब्वियस सी बात है, ये मेटल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ मेटल। लेकिन अगर हमने क्या किया कि भाई इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लिया या बाहर अंदर दिया इसको। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है भाई कि मेटल जो है सरफेस से बाहर निकलता है। और देखो, और दूसरा तरीका क्या है, लोग बोलते हैं थर्मल इमिशन। क्या है ये? थर्मल इमिशन।
थर्मल इमिशन। देखो थर्मल इमिशन के बारे में आप तब पढ़ोगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें हम बात करते हैं एक्सरे के बारे में। ओके, आप एक्सरे में देखोगे भाई होता क्या है कि जो आपका मतलब एक जो मेटल का स्ट्रक्चर वो बेसिकली गर्म हो जाता है। ओके, और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसमें फोर्स लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर जाता है, बहुत हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करके किसी दूसरे एटम को जाकर नॉक करता है, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ओके, तो ये जो हमारा जो शुरुआत का जो लेक्चर नंबर 1 है आप देखोगे हमने बहुत सारे ओवरव्यू के बारे में पढ़ा, हम क्या पढ़ेंगे हम इसकी बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेटल के बारे में आपको बात अभी तक दो चीजें दिमाग में आ गई हैं। पहला चीज कि मेटल जो है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑन द सरफेस, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर सरफेस से बाहर निकालना है, देखो सरफेस से बाहर निकाल, जैसे मान लो ये ग्रीन कलर है ना, मैं चाहता हूं ग्रीन कलर इसको मैं नोच लूं इससे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, समझ लो, इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके ग्रीन कलर इससे निकलेगा। सेम थिंग अगर मैं चाहता हूं कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालो तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से नोचना पड़ेगा, बात समझ लो, इस तरीके से खींचना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन। अब खींचने का काम क्या करता है, तो भाई जब हम यहाँ तो एनर्जी दें, ओके, जो फोटोन उस पर स्ट्राइक करें या फिर उसको थर्मल एनर्जी दें तब जाके होता है। तो हम इस पर जब फोटोन डालेंगे तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम इसको थर्मल डालेंगे तो बेसिकली उसको थर्मल इमिशन बोलते हैं। और इसका बहुत, ये थर्मल इमिशन है बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ओके, इसका यूज होता है एक्सरे में, कैथोड रे जो ट्यूब होता है, बेसिकली आप जो पुरानी टीवी देखते होंगे कैथोड रे वाली, उसमें बेसिकली यही चीज होती है। आप जब और थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, जब बीटेक करेंगे, ओके, और आपको जब मटेरियल साइंस वगैरह पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे बहुत सारे जो थर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें सेम तरीके से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, थर्मल इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ओके, चलो, तो पहली चीज मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से सरफेस में मूव करते हैं। दूसरा क्या होता है, हम सरफेस से निकालना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी में भी फोटोन की एनर्जी हो, वो में भी क्या हो सकता है भाई, थर्मल एनर्जी हो। कंडक्टर मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं। ओके, कंडक्टर और मेटल सिनोनिम्स है एक दूसरे के साथ। अब आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में बेसिकली क्या होता है, जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन वो फ्री नहीं होते हैं, वो एटम के अराउंड ही मूव करते हैं। इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसमें जो मैक्सिमम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ओके, जो मान लो अब इसमें यह हो सकता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लो यहां पर कोई आप नेगेटिव चार्ज लेकर आ गए और पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, तो ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड में लगे ज्यादा मूव करें, इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा रहने लगे। ओके, तो स्लाइटली शिफ्टिंग होगी, स्लाइटली शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ओके, चलो, तो गाइस ये इतने सारे जो हैं चीजें हम समझ गए। ये बेसिकली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका क्या मतलब है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और चार्ज वगैरह क्या होता है, हम बेसिकली समझ गए। देखो गाइस, इतना कुछ जानने के बाद आप जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। ओके, चलो, मैं उसमें भी काफी डिटेल में बताया गया है, चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ये मेटल है, एक मेटालिक स्फीयर है ये, और इसको चार्ज करना है बिना टच किए। इसको क्या करना है, चार्ज करना है बिना टच किए।
मेटालिक स्फीयर, इसको चार्ज करना है बिना टच किए। आप इसको कैसे करोगे? और केवल चार्ज नहीं करना, एक्चुअली इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। ये एग्जांपल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक मेटल स्फीयर उसको पॉजिटिव चार्ज करना है विदाउट टच किए, आप कैसे करोगे? एनसीईआरटी में देखोगे गाइस तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ओके, तो एनसीईआरटी के जो भाई साहब हैं, एनसीईआरटी भाई साहब ने क्या किया है, वो क्या बोले हैं, एक काम करो, हम एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। ये हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ओके, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब जब नेगेटिवली चार्ज लेकर आएंगे तो आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है, ये मेटल है। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होगा क्या कि आप जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, इस रीजन का जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो दूर चले जाएंगे, वो बेसिकली इस एरिया में आ जाएंगे, इस रीजन में आ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ओके, अब इस एरिया से इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप की उन्होंने। दूसरा क्या किया गया, अब इसमें पहला चीज क्या, दूसरा क्या की गई है, चलो आई होप गई आप इसको तो समझ गए होंगे। ओके, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा चीज इन्होंने क्या किया, ये मेटल है और यहां पे ये हमारा यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने क्या किया कि ये जो मेटल स्फीयर है इसको इन्होंने कर दिया ग्राउंड, अर्थिंग कर दी। ओके गाइस, देखो अर्थिंग का जो मतलब है, अर्थिंग का ये जो हमने अर्थिंग यहां पर किया हुआ है, ये जो अर्थिंग की हुई है, इसका जो मतलब है, हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ओके, हम इसके बारे में सीखेंगे। अर्थिंग का मतलब जो होता है कि भाई ये जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल जीरो कर, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो देखो बेसिकली आई होप गाइस आप पोटेंशियल वर्ड जरूर सुने होंगे। ओके, अब इस केस में पोटेंशियल का क्या मतलब है, इसको फर्दर डिस्कस किया जाएगा जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके, ये काफी एडवांस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है केवल चैप्टर 1 और अभी तक हमने जितना कुछ बताया उसको जानकर आप नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरीके से बढ़िया चैप्टर है, ये बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजों का इसमें यूज होने वाला है। ओके, वो सारी चीज हम इसमें जानेंगे। तो आप इसके टर्म लिखिए। पहला चीज क्या होगा कि अर्थिंग करने से पोटेंशियल जीरो होगा, कैसे, इसको हम समझेंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो ओके, तो अर्थिंग करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पूरा स्फीयर है, ये जो पूरे का पूरा स्फीयर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल जीरो क्यों होगा, क्योंकि हम बोलते हैं जो मेटल है वो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, मेटल आर इक्विपोटेंशियल। इसका क्या मतलब है, मेटल जो होते हैं वो बेसिकली इक्विपोटेंशियल होते हैं। इसका क्या मतलब है, हम जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो हम इसको और बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो अर्थिंग करने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा और ये मेटल का पार्ट है, ये जो है ये बेसिकली मेटल का पार्ट है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ओके, अब पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होगा, आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल देखूं तो बेसिकली क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो पॉइंट है मेटल का, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का मैं पोटेंशियल देखूं तो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, आई होप आप एग्री करोगे। अब देखो, अब अगर फर्दर देखा जाएगा इस, अब मुझे इसको जीरो करना है, ये जो मेटल का जो ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए।
किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। एक्चुअली ये मैं सेंटर पॉइंट इसलिए लिया हूं क्योंकि उस पर कैलकुलेशन करना आसान होता है। ओके, सिमेट्री, स्फीयर की जो सिमेट्री होती है वो जबरदस्त होती है। हम और बात करेंगे स्फीयर की सिमेट्री के बारे में। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। आप नोट करते जाओ, आपको इसमें एक भी चीज समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करो कि जो मेटालिक स्फीयर उसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हम आगे पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का ही मतलब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं गया है, इस क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी ने सिखाने की कोशिश की आपको क्या क्या आगे पढ़ोगे। ओके, तो मेटल जो होता है इक्विपोटेंशियल होता है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक जो मेटल, जो नेगेटिवली चार्ज जो मेटल है, इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव जीरो बनाना है। मान लो कोई एक नेगेटिव नंबर -2 है, इसको हमें जीरो बनाना है, तो हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर ऐड करना पड़ेगा। एग्री? आई होप। अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज, ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है ना, इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है। तो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पूरा स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये जो स्फीयर है, इसका जो पोटेंशियल है क्या होना चाहिए भाई? ये पॉजिटिव होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। अब स्फीयर का जो पोटेंशियल और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इस पे जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑन मेटालिक स्फीयर, ये जो मेटालिक स्फीयर उस पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब नेट चार्ज पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि भाई ये जो हमने यहां पर जो कंडक्टर ऐड किया है ना, यहां पे ये जो कंडक्टर हमने ऐड किया है, ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली इस कंडक्टर के थ्रू बाहर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा भाई? अर्थ के अंदर चला जाएगा। देखो, क्योंकि इनिशियली शुरू में देखोगे तो भाई ये जो स्फीयर है उस पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नेगेटिव चार्ज होंगे। अब क्या होगा? ये नेट पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। नेट पॉजिटिव चार्ज होने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है, जो भी इसके ऊपर एक्सेस, सारे के सारे क्या करना पड़ेगा भाई? अंदर अर्थ में जाना पड़ेगा। तो आप देखोगे, अब जो अर्थ में गया, हमने यहां पे तुरंत अर्थ में चला जाएगा। बेसिकली हर चीज कंडक्टर है, हम यहां से काट देंगे और काट देंगे, तो अब भाई इस पर बचेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ओके गाइस, ये जो मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, यह भी बहुत जरूरी है इसको सीखना। तो आप देखो गाइस, हमने ये जो मेटालिक स्फीयर इसको बिना टच किए पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ओके, तो इस तरीके से बनाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको आंसर देने के लिए बताया ही नहीं है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और बताने के लिए कि आपका क्लास 12th में स्वागत है। इस क्वेश्चन के साथ आप क्या क्या पढ़ोगे, इस क्वेश्चन के साथ सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुआ स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।